हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी टेट सी टेट के लिए जो हमारा सीडीपी का 2000 क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है। ठीक है, जो लोग इसे डेली फॉलो करते हैं वो लोग मुझे एग्ज़ाम के बाद आप कमेंट करके बताएंगे आके कि मैम मेरे इतने सही हो रहे हैं, 30 में 29 हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं, है ना। क्योंकि पिछले साल भी मैंने यही सीरीज स्टार्ट की थी और बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, इसी सीरीज को देख देख के उन्होंने अपना सी टेट और टेट निकाल लिया था। ठीक है, तो ये एक हफ्ते के लिए ये सीरीज चलती है, आप लोग फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके आइए। ठीक है, और क्लास देखने के बाद लाइक और कमेंट करके भी बता देना अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक अध्यापिका, ठीक है, एक अध्यापिका या अध्यापक कोई भी हो सकता है क्लास में जो आपको पढ़ाता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, उसने ऐसा पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। मतलब वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे के चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ठीक है, किस सिद्धांत पर उसने अनुभव लगाया, मतलब अनुमान लगाया? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या होता है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ठीक है, विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है? विकास एक क्रम से होता है। बच्चा क्या करता है, पहले लाइन ड्रॉ करना सीखता है, ठीक है, फिर बाद में अलग अलग ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब बनाना सीख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा जो कठिनाई अनुभव कर रहा है वो पहले कठिन चीज़ को नहीं बना सकता। बच्चा कैसे सीखता है, सरल से कठिन की ओर, है ना। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विकास एक क्रम से होता है। पहले बच्चों को ईजी चीज़ें समझ में आती हैं, आसान चीज़ें समझ में आती हैं, उसके बाद उसका स्तर बढ़ता जाता है, वो सारी चीज़ें सीख लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन सा सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण से प्रभावित होता है। देखो बाकी सारे सही हैं, केवल आपका कौन सा गलत है, विकास संस्कृति से शासित नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है भाई, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक तत्व है। ठीक है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। देखो सीटेट में ये पूछा गया है तो यूपी टेट में पूछने का पूरा चांस है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा एक विकास का सिद्धांत है, कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखो भैया तीनों गलत हो गए। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक तत्व है। ये बात सही है कि जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो विकास का एक निर्धारक तत्व होता है, लेकिन एकमात्र निर्धारक तत्व ये वाला ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि इन्होंने केवल एकमात्र लगा दिया। पेडागॉजी के अंतर्गत जहाँ पे केवल, एकमात्र, केवल, यही ऐसे शब्द आते हैं तो वो हमेशा गलत हो जाएगा। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे को आप दंड देकर थोड़ी ना उसका डेवलपमेंट आप करा सकते हो कि खूब उसको मारो कूटो, है ना, या और दंड दो, ऐसे नहीं। डेवलपमेंट देखो एक प्रोसेस होता है। बच्चा जैसे ही वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है उसका डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, तो आप मार के या दंड दे के बच्चे को डेवलपमेंट नहीं कराना चाहिए। ठीक है, और अच्छा हाँ, पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दंड को देख के मुझे याद आया, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या, जैसे किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया उसको आप शाबाशी दे रहे हो, वेरी गुड बोल रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो, ये सकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या हुआ, आप बच्चे से कह रहे हो थोड़ी सी गलती हो गई, बच्चे से कह रहे हो तू तो निकम्मा है, तो उसके कम नंबर आ गए, तू तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है ना, ये नकारात्मक पुनर्बलन होता है। ऐसा पुनर्बलन किसी बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ठीक है, तो बाकी प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, बिल्कुल नहीं। आप किसी बच्चे को ये नहीं बता सकते हो ये अपनी लाइफ में इतना अच्छा आगे जाके करेगा, नहीं बता सकते हो, तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
ठीक है। मतलब एक हाँ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन गति का सही ढंग से अनुमान, मतलब एकदम ऑथेंटिक आप कह सकते हो ऐसा नहीं। केवल अनुमान की अगर बात करें तो हाँ हम किसी का रिजल्ट देख के कह सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है, वो एक निश्चित अनुमान हो गया। लेकिन आप ये बता नहीं सकते हो कि ये बच्चा यही करेगा लाइफ में, है ना। अनुमान अलग चीज़ होती है, ये कह रहे हैं सही ढंग से अनुमान, है ना। तो बाकी के तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अंतःक्रिया की वजह से घटित होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो मैं जब भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ ना, मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपके 2-3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करा दूँ। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं मतलब उस कॉन्सेप्ट के अंदर और करा दूँ आपका। मेरा ये नहीं रहता है कि एक क्वेश्चन कराया तो एक ही पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? देखना आप यहीं से आपके सारे क्वेश्चन फंसेंगे जो मैं डेली सीरीज करा रही हूँ। सभी विकास एक क्रम का फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में एक विकास का क्रम फॉलो करता है। ठीक है, मैं पहले क्या, मेरी शिशुअवस्था पहले आई, फिर बाल्यावस्था आई, फिर किशोरावस्था आई, फिर वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था आनी होगी, जो भी होगी आ जाएगी ना। आप में से कोई है तो आपकी भी पहले शिशुअवस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। इसका मतलब क्या, डेवलपमेंट का एक क्रम होता है। ठीक है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे सामाजिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सभी क्षेत्र जो है डेवलपमेंट के क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के। सभी विकास का परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, हाँ, डेवलपमेंट क्या होता है कि परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ओके, ये तीनों सही हैं, तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत है अच्छा बच्चे डी वाला? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हर बच्चे का विकास जब मैं बता चुकी हूँ अलग गति से होता है, हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है, सबकी अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, सबकी अलग सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, तो सबका डेवलपमेंट एक समान कैसे हो सकता है सबका? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक समान गति से आगे बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। किसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट कुछ और होगा। किसी के घर में खाने को नहीं है, ठीक है, कुपोषित बच्चा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट और होगा। ठीक है, तो फिर सभी का विकास कैसे समान हो सकता है आप बताइए, है ना। हर कोई अलग होता है। मान लो ठीक है, सबको बराबर खाना हमने दे दिया, सब कुछ किया, ठीक है, बराबर वातावरण दे दिया, लेकिन कुछ चीज़ें वंशानुक्रम से भी तो आई होंगी, तो इसीलिए सभी का विकास समान हो ही नहीं सकता है, सबका विकास अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की ओर क्या होता है? विकास कैसे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, और ये क्वेश्चन आपका गलत करा देता है एग्जामिनर। तो डेवलपमेंट हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कभी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। ठीक है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। देखो मैंने आपसे क्या बताया था, डेवलपमेंट जीवन पर्यंत जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है, तो फिर रुकने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये कह रहे हैं विकास जो होता है जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर रुक जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। रुकता नहीं है डेवलपमेंट, ठीक है, कभी नहीं रुकता है भाई। जब जन्म से किशोरावस्था तक चल ही रहा है जीवन पर्यंत, तो वो रुकेगा कैसे? ठीक है, तो डी वाला गलत हो गया। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। आपकी परिस्थिति कुछ और है, आपका सामाजिक आर्थिक वातावरण कुछ और है, आपका डेवलपमेंट अलग है, मेरा कुछ और था तो मेरा डेवलपमेंट कुछ अलग है, अलग हो रहा है। ठीक है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर चलता है, बिल्कुल नहीं। जब विकास सतत रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है तो आगे और पीछे की कोई बात ही नहीं, जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी पीछे की ओर नहीं पलटता है।
विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है? बिल्कुल नहीं, विकास सीधी रेखा में केवल आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों में डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब इसको मैच करना है। ये क्वेश्चन देखो आ सकता है, वन लाइनर में भी आ सकता है और ऐसे भी आएगा। ठीक है, समीप या दूर का सिद्धांत क्या है? ठीक है, सिर पदाभिमुख सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? सिर से पैर की ओर। ठीक है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। एक मिनट यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, समीप दूराभिमुख का मतलब क्या हुआ? समीप दूराभिमुख का मतलब हुआ शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। जब बच्चे का डेवलपमेंट शरीर के सेंटर से बाहर की ओर होता है, उस विकास के सिद्धांत को कहते हैं समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत। सिर पदाभिमुख सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है, और हमेशा जो है डेवलपमेंट होता है सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताओं का मतलब क्या हुआ? कि बच्चे अलग अलग दर से आगे बढ़ते हैं। मैंने कल ही बताया था ना कि एक बच्चा 8 महीने में चलना सीख रहा है, दूसरा 14 महीने में चलना सीख रहा, तो सबकी दर अलग अलग होती है और सब। ठीक है, अंतरावैयक्तिक विभिन्नता है, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। बिल्कुल, किसी पर्टिकुलर जब हम बच्चे की बात करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। जैसे बच्चा, मान लो एक बच्चा है वो शांत रहता है, ठीक है, लेकिन उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। उसी पे अगर दूसरा बच्चा देखा जाए, उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं है लेकिन उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छा है। वो दूसरों से बहुत अच्छे से बोलता है, वो बातें करता है, हंस के बोलता है। पहला वाला देखो चुप रह रहा था लेकिन वो इंटेलिजेंट था। दूसरा वाला बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन क्या है, उसका वो दूसरों से अच्छे से बोल रहा है, उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छा है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अंतरावैयक्तिक विभिन्नताओं का मतलब क्या हुआ? किसी एक बच्चे की अगर हम बात करेंगे ना, तो विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरा क्षेत्र जो हो सकता है भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक। ओके, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका कौन सा गलत है ये हम देख रहे हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। बिल्कुल बात सही है। डेवलपमेंट क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का ही तो परिणाम होता है डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। हाँ, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, डेवलपमेंट के चरणों से गुजरता है, उसके बावजूद व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। डेवलपमेंट के चरण कौन कौन से हैं भैया, आप ही बताइए। डेवलपमेंट के चरण यही शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हर बच्चा इससे गुजरता है। ऐसा तो है नहीं दुनिया को कोई बच्चा शैशवावस्था से नहीं गुजरेगा, सारे गुजरेंगे ना, लेकिन फिर भी हर बच्चा अलग होता है। क्यों अलग होता है मैंने आपको बता दिया। सबका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश अलग है ना। सबका डेवलपमेंट अलग है, सबका वंशानुक्रम, वातावरण अलग है, सबको अलग अलग सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल रही है। यही रीज़न होता है ना। तो यही सारी चीज़ें हो जाएंगी। विकास वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विकास परिपक्वन कहो एक ही बात है, और अधिगम पर आधारित है। ठीक है, प्रभावित करते हैं डेवलपमेंट को ये दोनों चीज़, परिपक्वता और अधिगम। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका सही ठीक ठाक मापन हो सकता है। भाई ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो अभिवृद्धि है, जो वृद्धि है उसको माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते हो, माप नहीं सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे की लंबाई कितनी है, किसी बच्चे का वेट कितना है, कितने दांत निकल रहे हैं, ठीक है, बाल घने हैं कि नहीं घने, ये सब आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो ये अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा आगे चल के डेवलपमेंट करेगा या डेवलपमेंट नहीं करेगा, ये आप निश्चित रूप से नहीं बता सकते। कौन था वो, आइंस्टीन था या थॉमस एल्वा एडिसन था, है ना।
वो मतलब किसी की बायोग्राफी अभी मैंने रिसेंट में पढ़ी थी, तो वो अपने बचपन में बहुत मूर्ख थे, लेकिन बाद में उन्होंने आविष्कार कर दिया, है ना। उनके क्लास से उन्हें निकाल दिया जाता था, सोचो कैसी स्थिति थी। और उसके बाद में वो वैज्ञानिक बन गए, इतना बड़ा काम कर दिया। तो किसी के डेवलपमेंट को आप बता सकते हो, निश्चित कर सकते हो कि क्या ये अपनी लाइफ में इतना आगे जाएगा? कोई नहीं बता सकता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। सिर पदाभिमुख का मतलब ही होता है सिर से पैर की ओर। जब आपका डेवलपमेंट, किसी बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है या तो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, इतनी बात याद रखनी है। ओके, वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। जितने भी वैयक्तिक शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से काहे में भिन्न होते हैं भाई? विकास की दर में भिन्न होते हैं, है ना। बाकी किसी चीज़ में भिन्न नहीं होते हैं। सबकी विकास की दर अलग अलग होती है भाई, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की नहीं होती है, किसी की थोड़ी सी कम होती है, किसी का सामाजिक पक्ष ज़्यादा मजबूत है ना, किसी का संज्ञानात्मक पक्ष ज़्यादा मजबूत है। ये सारी भिन्नताएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मतलब एक पूर्व नाम का कोई भी बच्चा है, जब विद्यालय में सबसे पहले आता है ना तो वो चिल्लाता है, रोने लगता है। मैंने भी ऐसा किया था, ठीक है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या कहेंगे? इस सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है? ठीक है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास की दर अलग अलग होती है। देखो ये तीनों सिद्धांत तो सही हैं, ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये विकास क्रम से होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अलग अलग लोगों में डेवलपमेंट की अलग अलग मतलब भिन्न रूप से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब पूर्व पहले आया था कक्षा में, क्लास में, तो वो चिल्लाता था, रोता था, लेकिन जब अब क्या करता है, अब वो एकदम खड़ा हो जाता है, मतलब कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसका जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो क्यों हुआ? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, है ना। ये क्या होता है? विभेद या एकीकरण के लक्षण, है ना। पहले कोई बच्चा होता है ना, बहुत रोता चिल्लाता है, फिर वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, स्कूल के वातावरण में एडजस्ट कर लेता है, एकीकरण कर लेता है, विभेद कर लेता है कि भाई हमें इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, यही हमारा प्रोसेस है, इसी से हमारा डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे अपने आप को उस वातावरण में अनुकूलित कर देता है, ठीक है। तो इसे ही विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण कहते हैं ना। एकीकरण विकास का लक्षण वो भी था। विकास का सिद्धांत कौन सा? जब एक बच्चा उंगली उठाता है, फिर हाथ को उठाता है, फिर सामंजस्य बिठाने लगता है, उसको भी तो एकीकरण ही कहते थे, है ना। तो ये भी एकीकरण का ही लक्षण है। पहले दिन थोड़ा रोया गया, ठीक है, चिल्लाया, दूसरे दिन भी मैं नहीं जाऊंगा आज स्कूल, बस ही देख के, है ना। फिर तीसरे दिन ऐसे, फिर डेली जाने लगा तो उसकी आदतों में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, ठीक है। विकास निरंतर होता है, विकास हमेशा अनुक्रम में होता है, मतलब क्रम से होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या होता है ना। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ ये है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका देखो मतलब ये हुआ कि हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है, राइट। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है, अलग अलग सब में क्षमताएं होती हैं। मैंने इसको काफ़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। कोई भी 2 व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते हैं, ना तो उनकी विशेषताएं समान हो सकती हैं, ना तो उनकी रुचियां समान हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बता चुकी हूँ, कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं या क्षमताओं में कभी भी एक समान नहीं होते हैं।
सब लोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भाई कितनी बार बताऊँ मैं ये बात, ये क्वेश्चन तो आपको रट जाने चाहिए। मतलब इतनी बार मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है, ज़रा बताइए। एक लड़की है आपकी क्लास में जिसका नाम है सीमा, ठीक है, वो लर्निंग बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से छोड़ो, बहुत जल्दी सीख लेती है किसी भी काम को, है ना। और लीना जो है उसी काम को सीखने में थोड़ा सा टाइम लेती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है, कमेंट करके बताइए। हाँ, कमेंट करके बताइए विकास का कौन सा सिद्धांत है। 2012 में यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत जिन्होंने आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है ना। सीमा और लीना दोनों अलग अलग है ना, तो सीमा जल्दी सीख लेती है किसी काम को और उसी काम को लीना थोड़ा टाइम लगाती है ना। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत कौन सा है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है ना। क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन हैं, जल्दी और कम सीखने के भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन अभी इन पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जब दो बच्चे किसी काम को जल्दी एक सीख रहा है, कोई एक काम को धीरे सीख रहा है, इसका मतलब क्या, वैयक्तिक रूप से दोनों बच्चे अलग अलग है ना। कितनी बार बताया आपको, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। सबकी मानसिक, तार्किक, वैज्ञानिक, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं, इसीलिए बच्चे अलग अलग होते हैं ना, यूनिक होते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत का मतलब ही यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह कौन सा सिद्धांत है। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह कौन सा सिद्धांत है। देखो ये क्वेश्चन एमपी टेट में पूछा गया है, तो आपके में भी पूछ सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट आपकी उम्र से मेल खाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल के बच्चे में जो भी शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो हर बच्चों में जनरली एक समान पैटर्न पे होते हैं। 5 साल का हर बच्चा जो होता है उसी पैटर्न में लक्षण देखने को मिलेंगे। कोई बच्चा अंगूठा चूस रहा है, ठीक है, चीज़ों को उठा रहा है, फेंक रहा है, ये शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न, मतलब ऐसे क्रियाकलाप हर छोटे बच्चे में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। इसका मतलब क्या है, ये सिद्धांत के कारण होता है एक समान पैटर्न। ये भी क्वेश्चन आ गया यूपी टेट। हाँ, घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, निम्नलिखित में से यह विकास का कौन सा सिद्धांत है। घसीट के चलने से पहले मतलब बच्चे पैर से चलते हैं ना, है ना, तो उससे पहले बच्चा अपना सिर उठाने की कोशिश करता है, ये कौन सा सिद्धांत होता है। आपको मैंने बताया था सेफलोपोडल ने एक नियम दिया था, एक सिद्धांत दिया था, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा क्या करता था, पहले अपनी उंगली उठाता था, फिर हाथ उठाता था, फिर पूरे शरीर में सामंजस्य बिठाता था, है ना। इसे विभेद या एकीकरण का सिद्धांत कहते थे, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, सेफलोपोडल ने दिया था, है ना। सेफलोपोडल के मॉडल में यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। बच्चे की जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, देखो हर बच्चा सरल से कठिन सीखता है, पहले सरल चीज़ों को सीखता है, फिर कठिन चीज़ों को सीखता है। इसी तरह से आप याद रख लीजिए, बच्चा पहले सामान्य कार्य करता है, बाद में विशेष कार्य करता है, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट, है ना, तो विशिष्ट कार्य बच्चा क्या करता है, सामान्य कार्य करने के बाद, तो ये वाला सही हो जाएगा, यही वाला सही हो रहा है। सामान्य कार्य, विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। और पूरे चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न में से प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। बताइए इसका आंसर। रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित हो जाती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, कौन सी प्रवृत्ति है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रवृत्ति के कारण होता है ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सीफ्लोफाइडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सीफ्लोफाइडल के अनुसार डेवलपमेंट कैसे चलता है? ठीक है, तो कैसे होता है डेवलपमेंट किसी बच्चे का? सिर से पैर की ओर होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन 20-25 बार तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, है ना? तो आपका आप गलत होगा इससे। विकासात्मक दिशा का नियम क्या है? विकासात्मक दिशा का नियम क्या है? मतलब जो भी डेवलपमेंट के नियम हैं बच्चे के, वो कैसे हैं? मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत का मतलब क्या? मस्तिष्क से बाहर की ओर, निकट से दूर का मतलब पहले बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है निकट से होता है, फिर दूर की ओर होता है। दोनों सिद्धांत होते हैं, ठीक है। और ये कब पूछा गया है? ये सुपर टेट का क्वेश्चन पूछा गया जनवरी 2021 में, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों सही है इसमें, ओके। दोनों विकास के सिद्धांत हैं, मस्तिष्काधोमुखी और निकट से दूर का सिद्धांत, दोनों विकास के सिद्धांत हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो महामैराथन शुरू हुई थी उसको आप कर लेना अच्छे से। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, विकास कभी समाप्त नहीं होता है, यूपी टेट में पूछा भी गया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? भैया निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जीवन में कभी समाप्ति नहीं होता है, यही सही हो जाएगा। सतत रूप से जीवन पर्यंत चलता ही रहता है डेवलपमेंट, ओके। हाँ ठीक है, तो फिर ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ओके। इसके बाद थोड़ा सा थ्योरीज वगैरह बची है। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये वैज्ञानिक थे गैरोल, इन्होंने बोला था। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, विकास की दशा का सिद्धांत। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आंतरिक कारक भी हो सकते हैं और बाह्य कारक, दोनों भी हो सकते हैं, ओके। बाल विकास का जो सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। बाल विकास का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है ना। ये बताता है कि बालकों का विकास उनके वैयक्तिक अंतर के अनुरूप होता है, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को हो। किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके व्यवहार की जानकारी, ठीक है, उसके टीचर्स को होनी चाहिए। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से क्या करते हैं? जो भी भावात्मक रूप से बैलेंस्ड होते हैं, बच्चे संतुलित होते हैं, वो कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, मित्रता का व्यवहार रखते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि इसका आंसर कल बता देंगे, ठीक है, यही बोलेंगे, है ना। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? प्रक्षेपण विधि या प्रक्षी विधि, ठीक है, जिससे आप क्या कहते हो, केस स्टडी भी कह देते हो, ठीक है। वैयक्तिक विधि भी कह देते हैं इसी को, ठीक है। मतलब एक वैयक्तिक विधि भी आती है व्यक्तित्व के लिए। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि की जा सके, ओके। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है? विद्यात्मक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विद्यात्मक विज्ञान है। शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, है ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक अच्छा टीचर क्या करेगा? हमेशा अपने बच्चों को संवाद के लिए, प्रतियोगिता के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित करेगा। शिक्षा प्रभावी हो जाती है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। टीचिंग जो है और ज़्यादा क्या इफ़ेक्टिव हो जाती है अगर छात्रों को छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाए, ओके। सामान्यतः बच्चों में, छात्रों में पाठन पठन के लिए विशिष्टताएं होती हैं। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों का ज्ञान निर्माण।
बच्चों मतलब छात्रों में पठन पाठन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं कि अधिगम में एक्टिव रहें बच्चे, क्रियाशीलता रहे अधिगम में, लर्निंग में। छात्रों में सीखने की योग्यता स्वयं करके, बच्चे कैसे सीखें, स्वयं करके सीखें और करने के बाद उनको जो अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है, उससे क्या करें, ज्ञान का निर्माण करें। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को क्या जानना चाहिए, अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, ठीक है। एक टीचर एक छात्र को मार्गदर्शन देना है, ठीक है, तो एक अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है कि अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को जानेगा, है ना, उसके घर वातावरण के बारे में अच्छे से जान पाएगा, तभी तो उसके व्यक्तित्व को जान सकेगा कि बच्चा कैसी पृष्ठभूमि से आता है, ठीक है। जब टीचर को ये पता होगा कि बच्चा कैसी परिस्थिति से आता है, किस पृष्ठभूमि से आता है, तभी उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकता है, ठीक है। शिक्षकों को शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, अंतःक्रियात्मक विधियाँ, ठीक है। हर टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षण विधियों में क्या लाना चाहिए, अंतःक्रियात्मक विधियाँ। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है, एक अध्यापक होने के नाते उसकी समस्या का कारण जानने हुए तो आप क्या कहेंगे, केस स्टडी करेंगे, वैयक्तिक अध्ययन करेंगे, इसी के बारे में अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए टीचर को। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, ठीक है। एक चिंतनशील शिक्षक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि टीचर और शिक्षक के बीच में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके, कम्युनिकेशन अच्छा हो, अच्छे से बात करें, संवाद करें, जिसे संवाद कहते हैं आप। अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में जीवन कौशल आवश्यक है। कौन सा जीवन सकारात्मक व्यवहार के लिए बच्चे में कौन सा जीवन कौशल आवश्यक है, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य बिठाने की का कौशल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम हमारा देख लेते हैं, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन फंस। शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, शिक्षकों की भूमिका है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना चाहिए, ठीक है। क्या मदद करना चाहिए शिक्षार्थी का मतलब बच्चे, स्टूडेंट, है ना। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना और सीखने में समृद्ध बना, मतलब एक टीचर क्या मदद करता है भाई, आप लोग वही तो सीखते हो जो पहले सीख चुके होते हो। ABCD आपने नर्सरी में सीखा, उसी ABCD का यूज करके सेंटेंस बनाना सीखा, फिर स्टोरी बनानी सीखी, फिर स्टोरी से मतलब निकालना सीखा, है ना। तो अपना पूर्व ज्ञान जोड़ जोड़ के ही तो सीख रहे हो, नए ज्ञान का निर्माण कैसे कर रहे हो, पुराने ज्ञान को जोड़ के ही तो करते हैं ना। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। मतलब विद्यार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है, रिक्तियाँ रह जाती हैं, उसके उपचार के लिए, मतलब उसके सॉल्यूशन के लिए समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उपचारात्मक मतलब क्या, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम होना चाहिए बाद में, है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी रहते हैं ना, तो उनको इतनी ज़्यादा हिंदी से प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ बाइलिंगुअल हो जाती हूँ कुछ दिन के लिए। शिक्षार्थियों को आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। आत्मनियमन की ओर क्या संकेत करता है, स्व अनुशासन और नियंत्रण। कोई भी बच्चा आत्मनियमन तभी कर सकता है जब स्वयं से क्या रहेगा, अनुशासित रहेगा, डिसिप्लिन्ड रहेगा और अपने आप में नियंत्रण कर पाएगा, तभी वो क्या कर सकता है, अपने आप में नियमन कर सकता है, आत्मनियमन कर सकता है ना। यही अच्छी आदतें होती हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक मतलब आप, सृजनात्मकता का मतलब क्या हुआ, आप सारी चिंतन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव आंसर चाहते हो ना, तो आपको क्या होना चाहिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। मुक्त उत्तर का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र उत्तर। मैं बताती हूँ ऐसे कोई सृजनात्मक उत्तर कैसे, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं, ठीक है। आपने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, तो सभी बच्चों का एक ही जवाब होगा। ओके, ये पूछ लिया ना। अभी आप ऐसा पूछो, मतलब भारत की राजधानी क्या, हर बच्चा एक ही आंसर दे देगा, ठीक है। इसका क्या है, इसका तो क्वेश्चन,
इसमें कुछ फेरबदल तो किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप बच्चों से ऐसा पूछोगे कि आप बताइए आम की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें हर बच्चा अलग होगा। या फिर जो दूध की विशेषताएं बताओ, गाय की दूध की विशेषताएं बताओ, हर बच्चा उससे कुछ अलग ही बताएगा। कोई बताएगा इससे मक्खन बना सकते हैं, है ना, कोई बताएगा कि इससे हम इसका यूज करके हम पनीर बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, डेयरी उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। तो इसमें मतलब मुक्त उत्तर का मतलब ये हुआ कि हर बच्चे का आंसर अलग होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ लो कि भारत की राजधानी, तब तो सिर्फ एक ही उत्तर हो गया ना सबका। तो मुक्त उत्तर वाले का प्रश्न का मतलब ये हुआ कि हर बच्चे का वहाँ पे आंसर अलग हो रहा है। आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लास में आप क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहे हो, ना कि रटने या याद करने। जहाँ पे याद करने वाले फैक्ट्स कम होंगे, ठीक है, वैसी शिक्षा क्या होगी, क्रिएटिव। इसे ही क्रिएटिव एजुकेशन कहते हैं, आप सारी चिंतन कहते हैं, जहाँ पे हम केवल इन्फॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं हम, आप सारी चिंतन कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसे कुछ कहते हैं ना, इंग्लिश का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हिंदी की बता रही हूँ, उसे आप सारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षा की सहायता क्या करता है, क्या सहायता करता है। बच्चा का जो डेवलपमेंट है, बच्चों के डेवलपमेंट को के सिद्धांत को समझना एक शिक्षक की सहायता करता है बच्चे की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से समझने में, ठीक है। बच्चे के डेवलपमेंट जब एक टीचर जानेगा ना कि शिशुअवस्था में बच्चे कैसे करते हैं, क्रियाकलाप कैसे सीखते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में कैसे, बाल्यावस्था में कैसे, तभी तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग लर्निंग शैलियों को जान पाएंगे, ठीक है। तो एक टीचर के लिए बच्चों के विकास के सिद्धांत को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा, इससे एक टीचर जो है, अलग अलग बच्चे वैयक्तिक रूप से भिन्न होते हैं ना, अलग अलग होते हैं ना, तो जब उनको जान पाएगा तभी तो उनकी लर्निंग और इफेक्टिव करा पाएगा ना, ठीक है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य बच्चों से अंतः संबंधित होता है, ठीक है। बच्चे का ऐसा अरस्तु ने भी कहा था ना, अरस्तु ने ही कहा था ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसने कहा था, जरा कमेंट करके बताइए जिसको याद है। ओके, अरस्तु ने ही कहा था, एक बार गूगल कर लेना या फिर क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। बच्चे के उचित विकास के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य बच्चों के साथ अंतर संबंधित होता है। भाई कैसे अंतर संबंधित होता है, बच्चा बीमार है तो उतना डेवलपमेंट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना। बच्चा थका हुआ है, उतना डेवलपमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसका स्वस्थ शरीर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी होना चाहिए। बच्चों की लर्निंग के लिए माता पिता को आगे आकर चलना पड़ेगा, है ना। मन का मानचित्रण संबंधित है बोध समझ बढ़ाने की टेक्निक से। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है। कुछ बच्चे एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का बेहतर तरीका क्या है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, है ना। एक टीचर क्या है, एक टीचर का स्वभाव कैसा है, लोकतांत्रिक है, स्वतंत्र है, प्रजातांत्रिक है, जिसे आप कहते हो प्रजातांत्रिक शिक्षा को बढ़ावा देना, है ना। तो वो क्या करता है, बच्चों को कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है, चाहे ग्रुप में बात करो, ठीक है, ग्रुप में बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, शांति से बैठ के पढ़ाई करो, समूह में बैठ के पढ़ाई करो, कोई भी एक्टिविटी करो। लेकिन एक जो पेरेंट्स आते होंगे, उन्होंने देखा होगा, उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, ठीक है। ऐसे में अभिभावक को क्या करना चाहिए, ऐसे में अभिभावक का मतलब हुआ पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि टीचर पर विश्वास करें, और अगर उस टीचर से कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ बात करके उस समस्या का समाधान करें। प्राथमिक स्तर पर एक टीचर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी में एक टीचर की विशेषता क्या होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता। देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है,
और उनकी लर्निंग इतना मतलब आप इतनी जल्दी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि मैं जैसे पढ़ाऊँ वैसे ही बच्चा एकदम सीख जाए, तुरंत ही आइंस्टीन बन जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा एक टीचर होने के नाते, क्योंकि बच्चा नई नई परिस्थिति से उस टाइम पे डील कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जितना डेवलपमेंट आपका हो चुका है, आपको जितना ज्ञान है उतना थोड़ी ना उस बच्चे को है। ज़रा अपने आप को उस बच्चे की जगह रख के देखिए, है ना। तो वो तो चीज़ों को पहली बार देख रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। ऐसी पाठ्यचर्चा शब्दावली होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता हो, ठीक है, एक्सपीरियंस करे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसका संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान से। श्वेता अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। ये क्या है? घर में कोई बच्चा अगर बात नहीं करता और विद्यालय में बात करता है, इसका मतलब क्या है? घर में जो है उसके थॉट्स को अप्रूवल ही नहीं दिया जाता है, उसकी बात को मान्यता ही नहीं दी जाती होगी, इसीलिए वो घर में ज़्यादा बात ही नहीं करती होगी, है ना। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। एक बच्चा अगर क्लास में जो है प्रश्न पूछता है, हर बात पे क्वेश्चन करता है, उसका मतलब क्या है? वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है लर्निंग में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बच्चा अधिक जिज्ञासु है। एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? कोई बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा शरारती होते हैं, ये बच्चों का नेचर होता है, ठीक है, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ऐसा भी मान सकते हो। एक बच्चा अपने साथियों के साथ झगड़ता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप रीज़न जानने की कोशिश करोगे कि झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद उससे बात करेंगे, उसे परामर्श देंगे। हमेशा एक टीचर बन के सोचिए, कोई भी रटने की प्रवृत्ति नहीं है। ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ना, इसको आप रटने से ज़्यादा अगर समझने की कोशिश करोगे बहुत आसान लगेगा, और अगर आप रटने की प्रवृत्ति पे आएंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर सोचोगे कि हम ऐसे समझ के पढ़ें तो आपको साइकोलॉजी कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, ऐसा पियाजे ने कहा था, ठीक है। पियाजे कौन? मनोवैज्ञानिक पियाजे। सबसे महत्वपूर्ण काम पियाजे ने ही किया है, क्योंकि पियाजे ने बच्चों के डेवलपमेंट को, प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए अपने 3 बच्चों पर प्रयोग कर दिया था, ठीक है। पियाजे ने अपने 3 बच्चों पे ही प्रयोग करके देखा था कि बच्चे कैसे लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ठीक है, क्योंकि पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोला था, और वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा पियाजे को पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया अपने पिछले लेक्चर में। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी थी, है ना, पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था, ज्ञान का निर्माता कहा था। पियाजे ने कहा था पहले विचार जन्म लेते हैं, जबकि वाइगोस्की ने कहा था पहले भाषा आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पियाजे में पढ़ लेना। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, कमियों के कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना। परामर्श का उद्देश्य क्या है? कि किसी बच्चे को समझना, उसकी क्या कमियां रह गई हैं, ठीक है, और क्यों रह गई हैं, इसका रीज़न जानना, उसका पता लगाना, बच्चे को समायोजन में करने में सहायता करना। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मान लो आप ही हैं, आपसे किसी बच्चे ने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अपने आप में कोई 100% तो होता नहीं है, ठीक है, हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर आपको ना आता हो। आप क्या बोलेंगे? मैं इसका उत्तर आपको कल बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तुरंत अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, और आपको आंसर आता है, तो आपको तुरंत बच्चों का आंसर देना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वो तो बाद में आप बोल देंगे, है ना। लेकिन आप एक टीचर हो और विषय से रिलेटेड आपसे बच्चा पूछ रहा है, तो विषय का ज्ञान तो होगा ही होगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन क्या है?
कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है, यूनिक होता है, अलग होता है, अद्वितीय होता है, अनुपम होता है। विशिष्ट का मतलब क्या, यूनिक, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, यही क्या होती है, यही तो वैयक्तिक भिन्नता होती है कि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, अलग होता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अब उनके बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, ठीक है, तो पहले उनकी मातृभाषा जानने की कोशिश करेंगे और मातृभाषा की सहायता से उनकी इंग्लिश को सिखाएंगे। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देगा, सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। एक अच्छा टीचर शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, एक विश्वास का, स्नेह का, एक रिस्पेक्ट का, सम्मान का, ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, बच्चों में नैतिकता आप तभी देखो, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो टीचर को अपना आइडल मानते हैं, घर में आपकी सारे क्रियाकलाप बताते हैं वो जाके। ठीक है, अगर मैं एक जनरल सी बात बता रही हूँ। मेरे घर में एक मेरा भतीजा था, वो आकर बताता था कि मेरी मैम ना मेरे साथ ही खाना खाती हैं, शेयर करती हैं हम लोगों के साथ। किसी टीचर का नेचर अच्छे होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं। कभी कभी वो बच्चों के साथ ही बैठ जाते हैं खाने, ठीक है, और उनसे बात भी कर लेते हैं, और तुरंत ही उनकी प्रॉब्लम भी पूछ लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में, है ना। तो छोटे छोटे बच्चे आपकी हर एक आदत को क्या करते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं, आपकी हर एक क्रिएटिविटी, आपकी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। तो टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, एक नैतिक रूप से बर्ताव करना चाहिए। नैतिकता सिखाने के लिए आप खुद नैतिक रूप में बर्ताव करिए, ठीक है, खुद एक आदर्श शिक्षक के रूप में बर्ताव करिए, तभी आप बच्चों को लर्निंग सिखा सकते हो। अब आप बच्चों को बोल रहे हो चोरी नहीं करना, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और खुद कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चा आपको देख रहा है मान लो, तो वो आपसे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बच्चे आपको अपना आइडल मान रहे हैं, तो वैसे ही आपको व्यवहार भी करना पड़ेगा। मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का कारण क्या हो सकता है? गणित शिक्षण की शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है। अगर कोई बच्चा फेल होता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं जिस विधि से पढ़ाया गया है वो विधि गलत होती है, टीचर गलत होता, टीचर की गलती होती है, कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से पढ़ा रहे हो, गलत विधि से पढ़ा रहे हो। तो अगर मधु गणित में कमज़ोर है या किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, इसका मतलब यही हुआ कि आप पढ़ाते समय प्रभावशाली विधि का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मधु गणित में कमज़ोर है। ओके, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में देखो, मैं ये थोड़ा सा डीप में समझा देती हूँ आपको। शैशवावस्था में बच्चों की विशेष शैशवावस्था या फिर पियाजे की जो संवेगात्मक गामक अवस्था होती है, उसमें बच्चे की ये विशेषता होती है कि बच्चा अंगूठा चूसता है, ठीक है, कोई भी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, संवेगात्मक अवस्था जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा कोई चीज़ उठाता है, अंगूठा मुंह में चूसने लग जाता है, कोई चीज़ पकड़ लेता है, आप जैसे ही बच्चों को छुओगे वो आपका हाथ पकड़ लेगा। अगर आपके यहाँ छोटा बच्चा है ना, आप ऑब्जर्व करके देखना, शैशवावस्था, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष जो पियाजे ने दी है। वैसे तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन पियाजे ने जो संवेगात्मक गामक अवस्था या गामक अवस्था दी है, ठीक है, संवेदी अवस्था, ठीक है, वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप लोग, उसमें बच्चे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं। और क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं इस दौरान संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरी अवस्था पियाजे की कौन सी है अभी मुझे नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, उत्तर बाल्यावस्था के पहले बच्चे द्रव्यमान संख्या, मैंने डिटेल में थ्योरी कराई है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं दूसरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आगे है थोड़ा सा दूसरा टॉपिक, तो उसमें
जो बच्चे की प्री स्टेज होती है उसमें बच्चे द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र इसमें अनुभव मतलब इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपका मोबाइल कोई बच्चा तोड़ रहा है, ठीक है, आपने क्या किया, मोबाइल उठा के छिपा दिया, बोला मोबाइल को कौवा ले गया। अब वो बच्चा उसी में भूल जाता है, ठीक है, वो भूल जाता है दोबारा कि मोबाइल कहाँ है, ठीक है, तो उसमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन यही बच्चा जब उत्तर बाल्यावस्था में आता है ना, और अगर ऐसा कर रहा है, आपने बोला वो देखो कौवा ले गया मोबाइल को, तो वो बच्चा आप पे बिलीव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, तब आप उत्तर बाल्यावस्था में आप बच्चे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पियाजे वाली थ्योरी अच्छे से कर लेना, मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपलोड की है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। उत्तर बाल्यावस्था में अंतर समझने लगते हैं, लेकिन उसके पहले इन सब चीज़ों में अंतर नहीं समझते हैं। उससे पहले आप क्या करो, बच्चों में क्या पाया जाता है, अपलटावी पाया जाता है। अच्छा हाँ, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में भी अंतर नहीं कर पाते हैं, और इस टाइम पे बच्चे में पलटावी भी पाया जाता है। मतलब उत्तर बाल्यावस्था में तो समझ जाते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे बच्चे में आप वो पलटावी मतलब अपलटावी पाया जाता। अपलटावी का मतलब क्या हुआ, आप किसी बच्चे को बड़े ग्लास में दूध दे रहे हो, ठीक है, ग्लास मान लो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा ग्लास है और इतना ही चौड़ा है, ठीक है, इसमें आपने दूध भर दिया बच्चे को, और एक ग्लास है इतना पतला सा, और इसमें इतना दूध भर दिया और इसमें इतना दूध भर दिया, तो बच्चा इस वाले ग्लास को लेगा। उसको क्या लगेगा कि इसमें दूध ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें कम है, ये बड़ा वाला बर्तन नहीं लेगा, क्योंकि यही होता है बच्चे में क्या होता है, अपलटावी पाया जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में आता है, इन सब चीज़ों में अंतर समझ जाता है, वो समझ जाता है कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा छोटा है, द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, इन सब के बारे में वो समझने लगता है, ठीक है। तो ये डिटेल वाला लेक्चर एक बार देख लेना। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए बेहतर क्या है, वीडियो, अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, ठीक है। ये सब पियाजे के बारे में ये लोग मतलब ये पूरा थ्योरी लिखी है। ये 4 से 5 क्वेश्चन जो है, मतलब आप ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पियाजे के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती उनका भंडार कहाँ होता है, इदम में होता है। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं बच्चों की, उनका स्टोरेज कहाँ होता है, इदम में होता है, ओके। इदम, अहम और पर अहम, ये किसने सिद्धांत दिए थे, कमेंट करके बताइए। इदम, अहम और पर अहम, आगे इसी पे लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री के रूप में किस समूह में अंतर्व्यक्त किया जाता है। भाई श्याम पट कौन सी सामग्री है, श्रव्य है कि दृश्य है, ठीक है। तो श्याम पट से आपको सुनाई तो देता नहीं है, दिखाई देता है ना, तो श्याम पट क्या है, दृश्य है ना। शिक्षण कुशलता से संबंधित है, श्याम पट पर लिखना मतलब बोर्ड पे लिखना। श्याम पट का मतलब यार क्या हुआ, बोर्ड होता है यार, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब है ना। तो श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, ये सब क्या है, शिक्षण कुशलता है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे भाई, खुद ही जाइए जब वो नहीं आ रहे हैं तो, है ना। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। हाँ, पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, अब याद आ रहा है मुझे। संवेगात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, ठीक है। तो बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद में आता है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या कर सकता है, तार्किक दृष्टि से सोचना प्रारंभ कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा। और इसकी एक और विशेषता है कि इसमें बच्चे में क्या पाया जाता है, पलटावी पाया जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा स्मार्ट हो जाता है, इसमें आप पलटावी लिख लीजिए। इसमें बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा स्मार्ट हो जाता है,
ठीक है, इस एज में बच्चे को उल्लू नहीं बना सकते हो आप अपना फ़ोन छिपा के ये नहीं कह सकते हो कि कौवा ले गया या चूहा ले गया, है ना। आप ऐसे बच्चे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इसका क्या है इम्पॉर्टेंट कि इसमें पलटावी पाया जाता है, मतलब रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, आपने बोला कि आपका स्कूल जो है, आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर है, आपका घर स्कूल से दूर, ठीक है। तो आप अब उससे पूछोगे स्कूल घर से कितना दूर है, तो वो बता देगा 5 किलोमीटर। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में अपलटावी पाया जाता है। अपलटावी का मतलब बच्चों में रिवर्स प्रोसेस नहीं पाई जाती है, बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग के नियम नहीं जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, बच्चे द्रव्यमान संख्या क्षेत्र में विभेद नहीं कर पाते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, बच्चों में पलटावी अपलटावी पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जबकि मूर्त जो चीज़ें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती हैं। ये याद कर लीजिए, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा, 100% आएगा। तो पियाजे के बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि पियाजे ने बोला था कि पहले विचार जन्म लेता है। लिखिए, आप लोग पेन से नोट करिए, पियाजे ने बोला था पहले विचार जन्म लेता है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। पियाजे ने कहा था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं। लिखिए आप लोग, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। पियाजे ने पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं जो थी 4 थी, कौन कौन सी? संवेगात्मक गामक अवस्था या पेशी गामक अवस्था। ठीक है, इसे ही संवेगात्मक गामक अवस्था या पेशी गामक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है? अंगूठा चूसता है, चीज़ों को उठाता है, पकड़ता है, चूसता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष इसकी टाइमिंग होती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? 2 से 5 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें बच्चा क्या करता है कि मतलब जितने भी क्रियाकलाप होते हैं इसमें भी क्या होते हैं? इंद्रियगामक होते हैं। ठीक है, इसमें भी बच्चे में अपलटावी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? द्रव्यमान संख्या क्षेत्र ये सब परिवर्तन नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें बच्चा वो सब काम कर लेता है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाता था। ठीक है, पहले अपलटावी रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती थी और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे द्रव्यमान संख्या क्षेत्र इसमें परिवर्तन कर लेते हैं, घड़ी देखना वगैरह सीख जाते हैं। और इसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है पियाजे के बारे में, है ना। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। विद्यालय में बच्चों को खेलना चाहिए क्योंकि ये सहयोग की भावना का विकास करेगा। बच्चे आपस में तालमेल बिठा सकेंगे, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बात कर सकेंगे, सामाजिक विकास होगा, साथ साथ शारीरिक संतुलन भी होगा। परिवार एक साधन है, परिवार के द्वारा देखो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को शिक्षा मिलती है। तो एक साधन क्या है? फैमिली एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की कठिनाइयों को दूर करना। बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए ही तो टीचर का क्या काम है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या कहेंगे? उससे केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब वो एक्साइटेड होगा, मतलब उत्साहित होगा। ठीक है, कोई बच्चे होते हैं जो अपने आप में संकोची होते हैं। ऐसे बच्चों को अच्छा क्या बोलते हैं? जो बच्चे संकोची होते हैं, बात नहीं करते हैं। ठीक है, ज़रा बताइए, इससे भी तो एक क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, है ना। तो मैंने क्या बताया था? युंग ने व्यक्तित्व को कौन से भागों में बांटा था? 2 भागों में, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, तो बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बच्चे वो होते हैं जो किसी से बात करने में संकोच करते हैं, आसानी से किसी से बात नहीं करते हैं, अपने आप में थोड़ा सा खोए खोए से रहते हैं। ठीक है और बहिर्मुखी बच्चे वे होते हैं जो दूसरों सामाजिकता, मतलब बहिर्मुखी बच्चे लोगों से बोलते हैं, मिलते जुलते हैं, बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, आगे से आगे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे बच्चों को बहिर्मुखी बच्चे कहते हैं।
ठीक है। तो ये क्या है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है, इसका मतलब क्या है, ये अंतर्मुखी बच्चा है। ठीक है, तो उससे आप तभी प्रश्न पूछेंगे जब वो आंसर देने के लिए एक्साइटेड होगा। ठीक है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए सबसे पहले तो अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए बच्चों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत को जानने का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। क्या अध्ययन क्षेत्र है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र यही है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी हो। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसने कहा था भैया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, है ना। मनोवैज्ञानिकों के कथन पूछे ही जाते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1920 के आसपास हुई थी। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है? विकासशील विधि है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, विकासीय विधि। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित होती है? विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति का मतलब क्या है? विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? अच्छी स्मृति का मतलब क्या हुआ? आपकी मेमोरी याद, है ना। तो अच्छी मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि आपको तुरंत याद आ जाता है, तुरंत पहचान लेते हो, आपकी धारणा अच्छी है। शैशवावस्था की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? देखो, शैशवावस्था की सबसे अच्छी विधियाँ कौन कौन सी हैं? मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन, ये सभी विधि हैं जो शैशवावस्था की सबसे अच्छी मतलब शैशवावस्था में इन्हीं विधियों से बच्चों को लर्निंग कराई जाती है। लेकिन आपको इन विधियों को कौन से मनोवैज्ञानिक ने नाम दिया था ये भी याद करना। जैसे मॉन्टेसरी, मरिया मॉन्टेसरी। खेल विधि, फ्रॉबेल। ये खेल विधि के जन्मदाता कौन है जरा बताइए? किंडरगार्टन के तो फ्रॉबेल है, खेल विधि के कौन है जरा कमेंट करके बताइए। बाल विकास में वातावरण, देखो मैं जो देखती हूँ वही बताती हूँ, जो याद रहता है वो बता देती हूँ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बुक लिए बैठी हूँ और आपको। बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, बाल विकास क्या होता है? वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है। ओके, बाल विकास का मतलब क्या है? वातावरण और अनुभव के बीच में अन्योन्य क्रिया। ठीक है, और बाल विकास में क्या करते हैं हम लोग? गर्भावस्था से किशोरा। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है बाल विकास का मतलब क्या है? तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन बाल विकास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा याद रखना ये क्वेश्चन। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये सब क्षेत्र हैं बाल विकास के अध्ययन के। ठीक है, तो बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं हम लोग। फिर वातावरण का जो बालक पर प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन करते हैं। फिर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी तो अध्ययन करते हैं हम बाल विकास में। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सबसे अच्छी विधि क्या है? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापित करना। जब आप वैल्यू एडिशन दे रहे, मतलब मूल्य का मतलब क्या? नैतिकता की शिक्षा देना। जब आप एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज जब आप दे रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप में भी तो उन मूल्यों को स्थापित करिए ना। आप भी आदर्श बर्ताव करिए ना, तभी तो बच्चा क्या करेगा? आपसे प्रभावित होगा, है ना। मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? मूल्यों का वर्गीकरण में येन केन प्रकार, मतलब किसी भी प्रकार से धन का अर्जन करना, ये शामिल नहीं है। ओके, सामान्य रूप से सामान्य आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, बिल्कुल, चाहे बच्चा एक ही आयु का है, ठीक है, आप में से क्या है, दो लोग क्या हैं समान आयु के, एक बच्चा 8 साल का है, दूसरा भी 8 साल का है, लेकिन उन सब में क्या होगा? दोनों बच्चों में अलग अलग होगी, दोनों की अलग रुचियाँ होगी, दोनों की अलग अलग पसंद होगी, दोनों की अलग क्षमता होगी।
ठीक है, तो दोनों में अंतर पाया जाता है, यही होता है व्यक्ति भिन्नता। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था कब होती है? सुप्तावस्था का अंतराल होता है 6 वर्ष से यौवन तक। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षा की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को संबोधित करने में। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा की सहायता करता है। ठीक है, तो आपका ये लेक्चर पूरा हो गया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।